हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे और आप स्वतंत्रता का जो संघर्ष है इस किताब में लगातार अध्यायों में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी रेगुलर व्यूअर्स हैं वो लगातार इस किताब के माध्यम से आधुनिक भारत को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, इस पर चर्चा करने से ठीक पहले मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा और ये डिस्क्लेमर टाइप भी हो सकता है, आप इसे एज अ डिस्क्लेमर भी ले सकते हैं कि इसे पढ़ते समय अगर आपके मन में किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, संप्रदाय या अन्य किसी भी ग्रुप के लिए किसी विशेष प्रकार का पहले से प्रेडिक्शन है, पूर्व में आपने कुछ अनुमान लगा रखा है, पूर्व में आपके अंदर उसको लेकर के कुछ विचारधाराएं हैं, पूर्वाग्रह जिनको कहते हैं, तो अगर आप वो हैं तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप न्यूट्रलाइज होंगे। अगर आप इस मामले को लेकर के बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे और शून्य से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको इस टॉपिक में समझ अच्छी बरकरार होगी। अपना अपना मुद्दा मत खोजिएगा इसमें, क्योंकि अगर आप मुद्दा खोजेंगे तो फिर आपके हित का टॉपिक है नहीं, फिर तो देश में तमाम सारे मुद्दे आपको मिल जाते हैं इस चीज़ों को उठाने के लिए। टॉपिक देख ही सकते हैं आप, नाम है सांप्रदायिकता का उदय और विकास। भारत में जब हम स्वतंत्रता संघर्ष की बात कर रहे हैं तो एक बड़े लंबे समय पश्चात आपको समझ में आ रहा है कि स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े जो तत्व हैं या स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े जो आयाम हैं या कारक जो हैं, उनसे अलग एक नए चीज़ को आप पढ़ने जा रहे हैं। फिर भी अगर आप दूर दृष्टि रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सांप्रदायिकता भी संघर्ष के एक कारक के तौर पर मौजूद है। पर अगर हम मान भी लें कि एक डिफरेंट टॉपिक है, तब भी सबसे पहले तो हमें इस टॉपिक में समझना इसके शुरुआत और इसके डेवलपमेंट को है, परंतु बगैर इस चीज़ को समझे कि सांप्रदायिकता है क्या, उसके विकास और उसके उदय को हम क्या ही समझेंगे, है ना। उसके उदय और उसके विकास को हम क्या ही समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के इस टॉपिक में क्लास नंबर 58 में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सांप्रदायिकता के बारे में। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है आपके लिए। इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज़ मिलेंगी, आपको अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसे पढ़ना है। जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं हो सकता है इसमें कम हो, लेकिन जो विश्लेषणात्मक चीज़ें हैं, व्याख्यात्मक चीज़ें हैं और जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं, किसी सोच में परिवर्तन ला सकती हैं, उस तरह की चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे कि ये जो सांप्रदायिकता है, इस सांप्रदायिकता को समझें। सांप्रदायिकता के अर्थ को हमें समझना होगा और सांप्रदायिकता को लेकर के जो तमाम सारी गलतफहमियां लोगों के दिमाग में हैं, उन गलतफहमियों को हमें समझना होगा। जैसे हम कहते हैं कि आंदोलन में सांप्रदायिकता को ध्यान में रखते हुए आंदोलन चलाया गया, तो हम तुरंत दिमाग में एक बात को लेकर के आते हैं कि सांप्रदायिकता को ध्यान में लेकर के चलाने का मतलब ये है कि हमने एक धर्म के विरोध में आंदोलन चलाया है या एक संप्रदाय के विरोध में आंदोलन चलाया है और इसी को हम सांप्रदायिकता कह रहे हैं। किस अर्थ में ये सांप्रदायिकता है, उस तक पहुंचने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि सांप्रदायिकता क्या है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, सांप्रदायिकता में जो मूल शब्द है वो संप्रदाय है। संप्रदाय किसी न किसी समूह को ही कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक कलेक्टिव नाउन के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। ये समूह सूचक है, ठीक है। एक तरीके से किसी समूह का ये क्या कराता है, ज्ञान कराता है, ठीक है। ये किसी समूह का ज्ञान कराता है। किसी संप्रदाय का मतलब हो गया किसी समूह का एक वर्ग का एक हिस्सा जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सांप्रदायिकता का अर्थ ये हो जाता है कि इस संप्रदाय के अपनी विशेषताओं के आधार पर रखने वाले विचार और उसको मानने वाले और उसके आधार पर करने वाले कृत्य, ये सब इसकी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आपको इस पर्टिकुलर बुक में हम बात करें, चैप्टर तो ठीक है, लेकिन अगर इस बुक की भी बात करें तो इस बुक में सांप्रदायिकता के 3 चरण आपको देखने को मिलेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, और तीनों में इंटरकनेक्टिविटी आपको दिखाई देगी। इसके विकास के क्रम में ये और इसके विकास के क्रम में अंततः ये चरण, ऐसे करके 3 चरण आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तीनों में आपस में तारतम्यता है। आपकी बुक में विशेष बात यह है कि इसको लेकर के 3 अलग अलग अध्याय भी दिए गए हैं। सबसे बड़े मुद्दे की बात तो ये है।
तो जब हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो सांप्रदायिकता में सबसे पहली बात जो है उसमें हमको ध्यान रखना होगा सांसारिक हित को लेकर के कैसे विचार होते हैं। तो पहले ये समझा जाए सांसारिक हित का मतलब क्या है। कलेक्टिवली अगर इसको देखें तो आपका जो समाज है यानी कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ठीक है, और जो भी राष्ट्रीय, धार्मिक, ये सब चीजें जो हैं, इन सब तरीके के हित जो होते हैं वो सांसारिक हित कहलाते हैं। मतलब संसार में मौजूद जो भी सारे हित हैं उनको हम सांसारिक हित कहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले सांसारिक हित जो है, अगर हम उसकी बात करें तो सांसारिक हित को लेकर के इनके विचार किस तरीके के होते हैं, कैसे विचार होते हैं इनके, इसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। विचार कैसे होते हैं, ठीक है, किस प्रकार की सोच इस पे होती है, ये हमको ध्यान रखना होगा। तो ये विचार में उत्तर आपको मिलेगा कि ये सारे विचार एक जैसे होते हैं, एक जैसे विचार आपको मिलेंगे। लेकिन ये तभी मिलेंगे जब आप देखें कि ये एक धर्म को मानने वाले हों, यानी एक धर्म के लिए हों। जब मैंने आपसे कहा कि सांप्रदायिकता के चरण को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं, 3 अलग अलग हिस्सों में देख सकते हैं, तो इसमें पहला चरण यही है जिसमें एक धर्म अपने तमाम सारे सांसारिक हितों के रूप में सभी हित एक साथ देखता है, सभी हित एक रूप में देखता है। धर्म पर आधारित सामाजिक राजनीतिक समुदायों की धारणा का जन्म जो है वो यहीं से होता है। यही पहली धारणा है, ये पहला स्टेप है। अगर हम इसको कहें तो मूल स्टेप को साधारण शब्दों में समझें। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक धर्म का है तो वो अपने हिसाब से एक समाज, एक राजनीतिक अवधारणा, एक राजनीतिक आर्थिक स्थिति, एक राष्ट्रीय स्थिति, एक धार्मिक स्थिति का परिचय देता है वो, और उसका वो एक कलेक्टिव ग्रुप का हिस्सा होता है। उसके उत्थान में उसके धर्म का उत्थान आपको स्पष्ट दिखाई देता है, यानी वो पृथकता नहीं शो कर पाता। यहीं से मैं आपसे कह रहा हूं कि इसी जगह से धर्म पर आधारित सामाजिक राजनीतिक समुदायों की धारणा का जन्म होता है, यानी उस पर्टिकुलर रिलीजन के अकॉर्डिंग समाज और उसकी जो भी स्थितियां हैं, अन्य सामाजिक स्थितियां जो हैं, उसकी अवधारणा का जन्म हो जाता है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर देश में केवल एक ही धर्म हो तो उसकी राजनीतिक स्थिति कैसी होगी, एक ही धर्म हो तो उसकी सामुदायिक स्थिति कैसी होगी, सामाजिक स्थिति कैसी होगी। सब कुछ एकदम मिला जुला होगा धर्म के साथ, उसमें पृथकता जैसी कोई चीज नहीं होगी। अब बात यह है कि इस तरह के ये जो पर्टिकुलर एक जो पहला चरण है, इसका जो आप जिसको आप प्रथम चरण कह सकते हैं, ये जो प्रथम चरण है, इस प्रथम चरण में जो सांप्रदायिकता है, ये भी अपने आप में एक सांप्रदायिकता है, क्योंकि संप्रदाय की बात तो कर ही रहा है। ये प्रथम चरण की जो सांप्रदायिकता है, इसमें विश्वास किस प्रकार का होता है, इनको भरोसा किस चीज पर होता है कि धर्म पर आधारित समुदाय के सदस्य जो हैं वो एक रूप में हैं। एक धर्म पर आधारित जो समुदाय हैं वो एक रूप में, मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर संप्रदाय में अगर आप देखेंगे तो इसके नेता जो हैं वो अलग अलग होंगे। जैसे किसी भी XYZ धर्म की बात कर लें तो उस धर्म के समूह के नेतृत्वकर्ता होंगे, और वो नेतृत्वकर्ता बेसिकली वो जो नेतृत्वकर्ता होंगे उस समूह के, वो धार्मिक नेतृत्वकर्ता ही होंगे। लेकिन वो अपने आप को कहेंगे क्या? वे अपने आप को कहेंगे हम जो हैं उस समूह के नेतृत्वकर्ता हैं, और वो समूह जिसमें राष्ट्रीय, कलेक्टिवली आर्थिक, कलेक्टिवली राजनीतिक सारी धारणाएं एक हैं। तो इस चीज की पृथकता वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे कि वो वास्तविक रूप में धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या समाज को। उनका कहना होगा कि हम समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वास्तुतः या वास्तविक रूप में समाज में है ही एक धर्म, तो आप उस धर्म का ही रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, राष्ट्र का नहीं। तो अगर आप उनसे ये उम्मीद करें कि वो आपके लिए राष्ट्र का काम करेंगे, तो वो राष्ट्र का काम नहीं कर रहे होंगे। कहने को तो वो आपके हित के नेता होंगे, पर वो राष्ट्र के हित के नेता नहीं होंगे, वो संप्रदाय के हित के नेता होंगे, क्योंकि वो जो समझ है वो समझ केवल संप्रदाय तक ही जाती है, उसी संप्रदाय से वो समाज बन रहा है। तो एक स्वरूप तो यहां पर ये है। दूसरा स्वरूप क्या है, आइए उसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे थे और अब आप इसे अंतिम रूप देना चाहते हैं,
तो इस अंतिम रूप में आपके लिए सहायक SIP प्रोग्राम हो सकता है, जिसमें आपको केवल और केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लासेस मिलेंगी। केवल और केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लासेस, डेली 3 घंटे की क्लासेस रहेंगी। इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक पर बेस्ड आपको जो टेस्ट हैं 50 क्वेश्चंस के टेस्ट आपको मिलेंगे। इसका आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड आपको जो PDF हैं स्टडी मटेरियल के रूप में वो भी आपको मिल जाएंगी। टेस्ट जो होगा उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा PDF के फॉर्म में। ये दिन में एक बार खुलने वाली विंडो होगी। धीरे धीरे जब आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे तो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसमें टेस्ट सीरीज 2 तरीके की आपको इसमें मिलेंगी। एक आपको फुल लेंथ टेस्ट के रूप में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। दूसरी जो है आपको टेस्ट सीरीज जो मिल रही होगी वो सिमुलेटर टेस्ट के रूप में मिलेगी। सिमुलेटर टेस्ट की खासियत ये है कि आपके परीक्षा के जो 2 चरण होते हैं प्रीलिम्स के, पेपर 1 पेपर 2, जिन जिन समयों पर होते हैं उन्हीं समयों पर ये विंडो ओपन होगी। आपको उसी समय ही पेपर ओपन करना है और सबमिट करना है। इसके पहले इसके बाद ये विंडो ओपन नहीं होगी। फुल लेंथ टेस्ट जो है ये आप एक बार जब भी दिन में चाहें तब ओपन करके एक बार कंप्लीट टेस्ट दे सकते हैं। इसकी ओवरऑल रैंक आती है और इस रैंक से आप अपने आप को ऑल इंडिया रैंकिंग पे कंप्लीट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपकी रैंकिंग क्या है। इस तरीके के बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि 20 नवंबर है। शाम को 5 बजे से बैच शुरू कर दिया गया है। आज 19 तारीख है, नहीं आज 20 तारीख ही है, ठीक है, आज 20 तारीख है और आज ही इसमें एडमिशन लेने की अंतिम तिथि है। तो फटाफट जल्दी से जल्दी विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके इस SIP प्रोग्राम से जुड़ जाइए। इसमें मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाते हुए नजर आऊंगा। अगर आप फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं, 2026 इत्यादि आपका टारगेट है, तो आपके लिए ये बेस्ट बैच है, जिसमें आपको बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें आपको बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। 18 किताबों का एक पूरा कंप्लीट जो है वो आपको एक सेट के तौर पर यहाँ पर दिया जाएगा। P2I लॉन्ग टर्म बैच खास तौर से उन लोगों के लिए है जो 2027 या 2028 एक दूर के टारगेट को लेकर के चल रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं उनके लिए। तो ये मॉर्निंग का बैच नवंबर वाला ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों बैचेस में आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। विरद लाइव, इस तरीके के कोड का इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बैच 25 नवंबर से शुरू होने वाला है और ये बैच भी 25 नवंबर से शुरू होने वाला है। वीकली करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन में लेकर के आता हूं पॉलिटी के लिए। अगले रविवार हम आपको जरूर यहां पर अगला जो पॉलिटी वीकली है वो प्रदान करेंगे। पिछले रविवार को हमने 4 से 15 नवंबर तक का वीकली पॉलिटी आप लोगों को कवर कराया था। 10 इयर्स के प्रीलिम्स के PIQ सीरीज लगातार मैं पढ़ा रहा हूं। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक वाइज कवर कराया जा रहा है। तो राष्ट्रीय आंदोलन हम इसमें पढ़ा रहे हैं। ये रात में 8 बजे आता है ये सेशन, और ये सेशन शाम को 6 बजे आता है प्रत्येक रविवार। ये प्रत्येक रविवार, और ये मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये 3 दिन आपको ये इवेंट मिलेगा। चलिए, अब अगर आप बुक्स वगैरह कलेक्ट करना चाहते हैं, बुक्स परचेज करना चाहते हैं, जैसे कोई SIP वगैरह में है बुक्स लेना चाहता है, तो वो सिलेक्शन बॉक्स या फिर सेट ऑफ 18 बुक्स या फिर NCERT की 3 बुक्स हैं, इनको ले सकता है। अब इसका जरा दूसरा तत्व जो है उसको आइए समझते हैं। सांप्रदायिकता का पहला तत्व आपने समझा, सांप्रदायिकता का जो दूसरा तत्व है वो क्या है? सांप्रदायिकता का जो दूसरा तत्व है, इसमें ये बिलीव किया जाता है जो इस ग्रुप से जुड़े हुए सदस्य होते हैं या जिन सदस्यों को इस ग्रुप के अंतर्गत रखा जा सकता है, वो बहुभाषी समाज, जैसे कि भारत में बहुत सारी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो बहुभाषी समाज में एक धर्म के अनुयायियों के जो सांसारिक हित हैं, एक धर्म के अनुयायियों के सांसारिक हित वही हैं, वही जिसको मैंने सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है, आर्थिक और अन्य जो हित बताएं वही सारे। वो जो हित होते हैं, वो हित ये किसी अन्य धर्म से, अगर हम इसमें किसी अन्य धर्म को लेकर के आए, क्योंकि अन्य भाषा है, अन्य धर्म है, बहुभाषी बहुधार्मिक लोग हैं, तो अन्य धर्म के जो सामाजिक आर्थिक हित हैं वो उनसे भिन्न नहीं है। मतलब कोई एक्स रिलीजन है, एक्स भाषी है, एक्स रिलीजन है, उस धर्म के जो फॉलोअर्स हैं उनके जो सांसारिक हित हैं, और अगर कोई वाई रिलीजन है, उस वाई रिलीजन के जो सांसारिक हित हैं, ये सांसारिक हित जो है वो पृथक पृथक नहीं हैं। इनका मानना इस तरीके का होता है, मतलब ये समझते हैं कि
अगर वो एक राष्ट्र में रह रहे हैं, अगर वो एक राष्ट्र में रह रहे हैं तो राष्ट्र में होने के नाते एक ही सांसारिक हित होगा, क्योंकि उनका संसार तो एक ही है, धर्म या फिर उनके अनुयायी अलग अलग भले हों। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि x अगर है उसका सांसारिक हित और y अगर है उसका जो सांसारिक हित है, यानी x जो उसके लिए अन्य धर्म y है और y जिसके लिए अन्य धर्म x है, दोनों के सांसारिक हित अलग अलग नहीं होंगे। ये चीज विचारधारा के दूसरे तत्व में है। ऐसे विचारधारा के तत्व वाले जो लोग होते हैं इनको हम उदारवादी क्या बोलते हैं? उदारवादी बोलते हैं। तो एक तो आपका उदारवादी चरण हो गया, एक तो मैंने आपको सांप्रदायिकता का प्रथम चरण बताया, दूसरा जो चरण है दूसरे चरण को उदारवादी चरण आप कह सकते हैं या नरमपंथी चरण कह सकते हैं, नरमपंथी चरण कह सकते हैं। तीसरा जो तत्व होता है सांप्रदायिकता का, इनका बिलीव किस प्रकार का है? इनके बिलीव में जो सांसारिक हित है, सांसारिक हित जिसकी मैंने अभी पहले भी बात करी, ये भिन्न भिन्न भी होंगे। ये सांसारिक हित क्या होते हैं? इनका बिलीव क्या होता है? सांसारिक हित जो है वो क्या है? भिन्न भिन्न है। यहां पर एक्स रिलीजन का अगर कोई समुदाय है उसका जो सांसारिक हित है वो सांसारिक हित, और वाई रिलीजन का अगर कोई व्यक्ति है उसका जो सांसारिक हित है, इन सांसारिक हितों में क्या होगा? इन सांसारिक हितों में भिन्नता होगी, भिन्नता, इनमें डिफरेंसेस आएंगे इन दोनों हितों में। और इसीलिए इस तरह की जो तीसरा तत्व है इसको उग्रवादी सांप्रदायिकता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उग्रवादी सांप्रदायिकता। उग्रवादी सांप्रदायिकता का मतलब हो गया ये एग्रेसिव या हम कह सकते हैं कि थोड़ा ज्यादा बढ़ चढ़ करके बोलने वाली सांप्रदायिकता की जो भावना है वो आपको यहां पर देखने को मिलती है। और इनके विश्वास के अकॉर्डिंग जो हित हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये हित विरोधी होते हैं, और जो इसके फॉलोअर्स होते हैं, जो इसके अनुयायी होते हैं, वो अनुयायी इस बात को जोर दे करके बताते हैं, इस पर जोर देते हैं कि ये भिन्न हैं, ये एक नहीं है। एक ही समाज में रहने वाले एक्स रिलीजन के लोग, एक ही समाज में रहने वाले वाई रिलीजन के लोग, दोनों अलग अलग हैं और इनको किसी भी स्थिति में इनमें समन्वय नहीं या समावेशित इनको नहीं किया जा सकता है, समन्वय नहीं करा सकता है, जोर देकर के इस चीज का। तो ये हित विरोधी होते हैं, इस बात पर वो जोर देते हैं कि हम अलग अलग हैं, हिंदू और मुस्लिम हित एक नहीं है, इस चीज पर जो है वो जोर देकर के बात करते हैं। इससे सांप्रदायिकता में जो पृथकता की भावना है, सांप्रदायिकता हमेशा पृथकता की भावना को लेकर के आए, ऐसा नहीं है जैसा कि पहले दो स्टेप्स में आपने देखा। पर जब तीसरे स्टेप्स का इन्वॉल्वेशन होता है और जब उसको आप प्रदर्शित करना शुरू करते हैं, उसको जब आप देखना शुरू करते हैं, तो आपको स्पष्ट हो जाता है कि भाई ये एक नहीं है, ये अलग अलग हैं, और आप इस चीज का प्रचार प्रसार भी जोरदार तरीके से करना शुरू कर देते हैं। यानी बुनियादी रूप से सांप्रदायिकता को अगर देखा जाए तो सांप्रदायिकता के बारे में आपने क्या समझा? सांप्रदायिकता अलग अलग मतलब देखा जाए तो सब सांप्रदायिकता विचारधाराएं ही हैं। पहले में पहले प्रकार की विचारधारा, दूसरे में दूसरे प्रकार की विचारधारा, और तीसरे में तीसरे प्रकार की विचारधारा। यानी ये कोई भौतिक स्वरूप नहीं है वर्तमान भौतिक संसार का, यह आपके मन का अंतर विचार है जो आप अपने समाज से कभी सीखते हैं और कभी अपने मन से गढ़ित करते हैं। अब अगर हम इस विचारधारा की बात करते हैं तो विचारधारा है तो उसका जन्म होता है या फिर उसके परिवर्तित स्वरूप होते हैं या फिर वो परिवर्तित होते हैं, इन तरीके की चीजों को आप देख रहे होंगे। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी है जो आपको समझना है। अब हम देखें कि सांप्रदायिक विचारधारा के जन्म के चरण देखें तो इसका एक कॉन्सेप्ट भी है। जैसे आपने 3 स्टेप्स देखे, पहला वाला जो स्टेप है, फर्स्ट जो प्रथम जो चरण है, प्रथम चरण जो है, इसी प्रथम चरण से ही सांप्रदायिकता का जन्म होता है। अब आप सोचेंगे कि प्रथम चरण से सांप्रदायिकता का जन्म कैसे होता है? वास्तविक रूप में तो देखा जाए तो जो प्रथम चरण है वो तो एक मतलब उसमें विरोध नहीं है। जैसे आपने दूसरे चरण और तीसरे चरण में देखा कि ये अलग अलग हैं, अलग अलग धर्म, और ये जैसे ये बिलीव करते हैं कि अन्य धर्म है, लेकिन इनका बिलीव है ये है कि भिन्नता नहीं है। इनका है कि अलग अलग धर्म है तो इनका बिलीव है कि भिन्नता भी है। वहां एक ही चीज है।
अब इसको जरा ध्यान से समझिए। मैंने आपको यहां पर बताया इसके बारे में, मैंने आपको यहां पर बताया। आप आइए उसी स्लाइड पर ले चलते हैं एक बार के लिए, जिससे कि आप चीजों को समझ सकें। यहां पर मैंने आपको बताया कि ये जो पहला वाला चरण है, इस पहले वाले चरण के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि इनके जो नेतृत्वकर्ता हैं वो अपने आप को समुदाय का नेतृत्वकर्ता बताते हैं। वो समुदाय ही राष्ट्र हो जाता है। तो देखने में यह लगता है कि समुदाय के नेतृत्वकर्ता हैं तो राष्ट्रहित वही है, और मैंने आपको बताया था कि वास्तविक रूप में वो राष्ट्र की बात नहीं हो रही होती है, क्योंकि समुदाय वही है तो होते वो अपने राष्ट्र के रूप में अपने धर्म की ही बात कर रहे होते हैं, अपने संप्रदाय की बात कर रहे होते हैं। तो जब यहां दूसरा संप्रदाय है नहीं तो इसमें विरोध तो होगा नहीं, यानी ये विरोध को तो नहीं अपनाता है ना। तो अब जरा आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं, एक बार समझते हैं यहां पर पॉइंट क्या है। सांप्रदायिक विचारधारा के जन्म के चरण में मैंने आपको कहा कि पहला चरण जो है उसी से ही सांप्रदायिकता का उदय होता है। सांप्रदायिकता का जो उदय है ये उदय यहीं से होता है। अब देखिए किस प्रकार से है और ये किस तरीके के लोग होते हैं, इसके ऊपर हम नजर डालें तो जो पहले चरण के लोग हैं, ये पहले चरण के लोग हिंदू, अगर जैसे सपोज दैट यहां पे हिंदू है तो हिंदू संप्रदायवाद, मुस्लिम है तो मुस्लिम संप्रदायवाद, सिख है तो सिख संप्रदायवाद, अपने सब में ये एक होंगे प्रथम चरण में अगर देखा जाए, और ये सब अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित मान रहे होंगे। फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग अगर ध्यान दें तो अपने आप को राष्ट्र मान रहे होंगे। सब अगर अपने आप को एक राष्ट्र मान रहे हैं तो इसमें विरोध नहीं है, यानी कि यहां पर आप देखें तो यहां पर जो सांसारिक हित हैं उसमें भिन्नता नहीं है। विचारों में जो भिन्नता है वो भिन्नता आपको नहीं देखने को मिलेगी। जितने भी जाति वर्ग है, मतलब एक सांप्रदायवाद में जितनी भी जातियां हैं सब एक ही तरीके की बात सोच रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार के हिंदू हो, चाहे किसी प्रकार के मुस्लिम हो, चाहे किसी प्रकार के सिख हो, सब के अंदर एक सूत्र यहां पर बन रहा है। लेकिन एक चीज यहां पर यह ध्यान रखनी है कि ये जो लोग हैं ये वास्तविक रूप में राष्ट्रवादी नहीं होते हैं, ये हिंदू राष्ट्रवादी होते हैं। हिंदू राष्ट्रवादी या मुस्लिम राष्ट्रवादी होते हैं या सिख राष्ट्रवादी होते हैं। बात समझ में आ रही? बात नहीं की राष्ट्रवादी नहीं है, अकॉर्डिंग टू संप्रदाय राष्ट्रवादी हैं। यह पहले चरण से यहीं से शुरू होता है, इसीलिए डिफरेंस ही नहीं पता चल पाता कि ये हिंदू सांप्रदायवादी हैं जो कहते अपने आप को राष्ट्रवादी हैं। ये कहते कि हम राष्ट्रवादी हैं लेकिन होते वो हिंदू राष्ट्रवादी हैं। वो कहते कि हम राष्ट्रवादी हैं पर वो होते मुस्लिम राष्ट्रवादी हैं, वो होते सिख राष्ट्रवादी हैं, वो होते ईसाई राष्ट्रवादी हैं, या अलग अलग। तो ये पहला चरण है जहां से सांप्रदायिकता शुरू होती है। अब फिर बात आती है कि जब ये सब लोग एक ही जगह पर होंगे तो कभी इस संप्रदायवाद के लोग इस संप्रदायवाद से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, एक ही जगह पर देखेंगे एक दूसरे को। तो अब इससे दो स्रोत निकलेंगे। अगर ये सब एक जगह रख दिए जाएं एक ही बॉक्स में तो इसके दो परिणाम हो सकते हैं, और इन्हीं दो परिणामों से ये जो दो विचारधाराएं हैं इनका जन्म होता है। कौन कौन सी विचारधारा? एक विचारधारा है आपकी उदारवादी या नरमपंथी विचारधारा, जो मैंने आपको सेकंड स्टेप के लिए बताई। अब ये जो उदारवादी नरमपंथी विचारधारा का व्यक्ति है, इसका विश्वास देखिए क्या है। ये जानता है कि संप्रदाय भिन्न भिन्न हो गए हैं। संप्रदाय क्या हैं? भिन्न भिन्न है ना, ये देख लेता है। ये भी समझता है कि संप्रदाय भिन्न भिन्न हैं तो इनके विचार भी भिन्न भिन्न होंगे। इनके विचार भी क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। लेकिन फिर भी ये इस बात में यकीन रखता है, ये विश्वास रखता है कि भारत का निर्माण ऐसे विभिन्न धर्म आधारित समुदायों से हुआ है। अब भारत राष्ट्र की बात हो रही है, भारत राष्ट्र के संदर्भ में सांप्रदायिकता की बात हो रही है, तो ये विश्वास करता है कि यार भारत में विचार भले भिन्न भिन्न हैं लेकिन एक हैं। अब एक है नहीं, यहां पे स्टेटमेंट में सुधार करना पड़ेगा। इनका जो विचार होता है वो एक हैं होने में नहीं होता, इनका विचार होता है एक हो सकते हैं, एक हो सकते हैं। अगर हम
चाहेंगे, अगर ये चाहेंगे, अगर सांप्रदायिकता के लोग चाहेंगे तो वो एक भी हो सकते हैं। यानी एक होने की जो संभावना है, हितों को परस्पर क्या किया जाता है, क्या किया जा सकता है, समाहित किया जा सकता है। इनका विश्वास इसमें है। ठीक है, हम अपने एक संप्रदाय के तौर पर हैं, ठीक है, आप अपने एक संप्रदाय के तौर पर हैं, लेकिन आपके जो सामाजिक हित हैं और हमारे जो सामाजिक हित हैं, उनमें उनको आपस में क्या किया जा सकता है, समाहित किया जा सकता है, उनको एक साथ रखा जा सकता है, उनको एक साथ लाया जा सकता है। एक उदाहरण मैं बता दूं आपको, चाहे वह हिंदू हो और चाहे वह मुस्लिम हो, दोनों की मृत्यु तो होगी ना, मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार होगा, अंतिम संस्कार होगा। तो अंतिम जो संस्कार होगा वह विचार है दोनों अलग अलग संप्रदाय का कि कैसे हमें इसका अंतिम संस्कार करना है। कुछ भी कर लो, लेकिन इसका अंतिम संस्कार होगा तो भारत की धरती पर ही ना, भारत की धरती पर। तो अंततः हमें भी भारत की धरती मिलेगी, उसे भी भारत की धरती मिलेगी। तो वो इस चीज को समझते हैं कि समाहित किया जा सकता है, हित जो है वो समाहित किए जा सकते हैं। तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि हिंदुओं को हम ज्यादा जमीन देंगे या मुस्लिमों को ज्यादा जमीन देंगे, या उसे जमीन देनी चाहिए या उसे नहीं देनी चाहिए, संपत्ति को इसी तरह ले लो या कुछ भी इसी तरह ले लो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इनका ये बिलीव है कि इनको एक साथ रखा जा सकता है, जबकि ये जानते हैं कि इनके हितों के टकराव हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं जानते हैं, वो जानते हैं कि इनके हितों के आपस में टकराव होंगे या होते हैं या झगड़े भी हो सकते हैं, परंतु विश्वास है उनका कि वो फिर भी एक रह लेंगे, क्योंकि रहने की क्षमता पैदा की जा सकती है। और इसीलिए इस चरण को क्या कहा जाता है, नरमपंथी या उदारवादी, जिसमें एक्सेप्टेंस हो उसका भी। समझ में आ रही कि नहीं बात आ रही? जैसे 1937 के पहले अधिकांश सांप्रदायिकतावादी नरमपंथी ही आपको दिखाई देंगे। यहां पर 1937 एक विशेष समय है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। 1937 से पहले अधिकांश सांप्रदायिकतावादी कैसे हैं, वो सारे के सारे नरमपंथी आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे इससे पहले आप देखिए 1925 से पूर्व हिंदू महासभा के जो लोग हैं, वो उन्होंने हिंदू महासभा बनाई जरूर, लेकिन मुस्लिमों से घृणा नहीं है। मुस्लिम लीग बनी जरूर, ऐसा नहीं है कि वह केवल सांप्रदायिकता ही इसने फैलाया हो, हमेशा सांप्रदायिकता 1906 से फैलाना शुरू किया, ऐसा भी नहीं है। अली बंधुओं की बात करें, मुस्लिम जरूर हैं, लेकिन कई जगहों पर इनके उदाहरण समन्वय के देखने को मिलते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये सब अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के साथ ये समाहित होकर के भी चल रहे हैं। यही उदाहरण है किस चीज का, राष्ट्रवादी उदारवादी नरमपंथी जो सांप्रदायिकता है उसका। लेकिन 1922 के बाद अगर देखिए आप, 1922 के बाद मोहम्मद अली जिन्ना को देखिए, 1922 के बाद मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, एनसी केलकर, 1922 के बाद अगर देखें तो ये इस विचारधारा से पृथक होते हुए नजर आते हैं। तो ये सब आपको उदारवादी नरमपंथी विचारधारा के उदाहरण दिखे। तीसरे स्टेप को देखिए। तीसरा स्टेप जो मैंने आपको बताया था, उग्रवादी सांप्रदायिकता का चरण जो है, इसका उदय, उग्रवादी सांप्रदायिकता का जो चरण है, इसके उदय को हम लोगों को देखना है। तो इसमें अब देखिए क्या चीजें आपको खास तौर से समझ में आनी चाहिए या जिस पर गौर करना चाहिए। तीसरा जो तरीका है, ये उग्र सांप्रदायिकता के उदय के साथ हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो विचार हैं वो भिन्न भिन्न होंगे। यहां पर भी विचार क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। वहां पर कहा जा रहा है कि हम समन्वय बना सकते हैं, है ना, समाहित हो सकते हैं हमारे हित। यहां पे कहा जा रहा है कि हमारे हितों में समन्वय नहीं होगा, हमारे हित समाहित नहीं होंगे। विचार पृथक हैं, इसलिए हित भी क्या हैं, हित भी पृथक पृथक हैं, अलग अलग हित हैं। और मैंने आपको कहा कि इसको लेकर के इस चीज का वो प्रचार करते हैं, जम करके प्रचार करते हैं कि हम अलग हैं और हम अलग रहेंगे। हम एक कैसे हो सकते हैं, हम अलग ही हैं। कई बार इसका जम करके प्रचार होते हुए दिखाई देता है।
तो इनके जो तरीके हैं बेसिकली वो फांसीवादी तरीके आपको देखने को मिलते हैं। फांसीवादी तरीके अपने ही वर्ग के, जो अपने ही नस्ल, अपने ही वर्ग, अपने ही संप्रदाय को श्रेष्ठ मानेंगे, अन्य को श्रेष्ठ नहीं मानेंगे। श्रेष्ठ माने चाहे ना माने, उनके साथ समाहित होने के गुण नहीं मिलेंगे। उन्हें मालूम है कि वो समाहित नहीं होंगे हमसे, या हम उनसे समाहित नहीं होंगे। तो स्पष्ट इस चीज को बोलने वाले लोग हैं, और ऐसी स्थिति में इस चीज का प्रचार कर बैठते हैं कि एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से भय, या एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय से घृणा है। जैसे आपने जर्मनी में देखा, जर्मनी में आप क्या देखते हैं, हिटलर कहता है कि आर्यन नस्ल जो है केवल वो शुद्ध है, बस यहूदियों को वो सबसे घृणित बताता है, और इसी वजह से यहूदियों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करते हुए उन्हें न जाने कितने बड़े बड़े गैस चैम्बर्स और तमाम प्रकार के डेड जो है किए जाने वाले टूल्स क्रिएट करके लोगों को मारता है। तो ये इस चीज के कारण ही है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वो व्यक्ति भी व्यक्ति है, और वो व्यक्ति भी एक विचार है, उसका विचार भी हमारे साथ चल सकता है, वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो यहां पर वही चीज का प्रचार जो है आपको देखने को मिलेगा। फांसीवादी जो विचार है, घृणा, भय, एक दूसरे से असंतुष्टि, इसका जम करके प्रचार वो करता है। आचरण के हर स्तर पर हिंसा आपको देखने को मिलेगी। आचरण के हर स्तर पर हिंसा मतलब कर्म में, वाणी में, ठीक है, आप जो भाषा बोल रहे हैं, जो लेख हैं आपके, इन सब चीजों में हर जगह पर जहां जहां भी आप अपना आचरण प्रदर्शित कर सकते हैं, हर जगह वो अपने संप्रदाय के प्रति के तरफ से अगर देखें तो दूसरे संप्रदाय को वो घृणित, भयभीत करना चाहेगा, और या तो फिर खुद को इस तरीके से दिखाएगा कि हम उनसे जो है सताए हुए हो रहे हैं और हमें उठने की जरूरत है, हमें एक होने की जरूरत है। तो आचरण के हर स्तर पर आपको हिंसा दिखेगी, और हर जगह इस तरीके का एक नारा दिखेगा कि अगर हम एक नहीं हुए तो हम बांटे जाएंगे, हमें एक होने की जरूरत है, हमें अपने इस पर्टिकुलर संप्रदाय के तौर पर एक होने की जरूरत है। वास्तविक रूप में जब आप सांप्रदायिकता की बात करते हैं और जब राष्ट्रहित में बात करते हैं, तो एक होने का अर्थ केवल एक ही हो सकता है कि हमें हर संप्रदाय के रूप में एक होना होगा, और भले ही हमारे हित अलग अलग हैं, तब भी हम समाहित होकर के चल सकते हैं और चलना होगा। अगर ये एक होने का सेंस है तब तो एक हो सकते हैं, अदरवाइज ये हिंसा का चरण जो है वो क्या करेगा, वो आपको बर्बाद करता रहेगा। यहां पर राजनीतिक जो भी विरोधी होंगे, उन राजनीतिक विरोधियों को यह हमेशा दुश्मन के तौर पर घोषित करेगा। मतलब सोच करके देखिए कि देश में राजनीति तो एक ही है, लेकिन इस राजनीति को करने वाला जो संप्रदाय है वो पृथक पृथक हो सकता है, संप्रदाय अलग अलग हो सकता है कि नहीं। जैसे एक ही राज्य में अगर हम मान लेते हैं कि राज्य विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो राज्य विधानसभा में किसी विधानसभा की सीट के लिए चुनाव होना है, तो उस सीट पर हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। लेकिन अगर यहां पर देखें कि हिंदू और मुसलमान के आधार पर यहां पर संप्रदाय और राजनीति कर रहा है वो, तो वो राजनीति करते करते एक दूसरे को कई बार क्या मान बैठेगा, दुश्मन। ये कब मान बैठेगा, जब वह तीसरे चरण यानी उग्रवादी सांप्रदायिकता के चरण में होगा। यानी अगर कोई उग्रवादी सांप्रदायिकता के चरण में, यहां उग्रवादी का मतलब टेररिस्ट नहीं है, ठीक है, उग्र का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्सेसिव, और वादी मतलब बात करने वाला, बहुत अधिक, अतिवादी जिसको बोलते हैं, अतिवादी जो होगा, तो वो हमेशा जो है राजनीति इस तरीके की करेगा कि दूसरा जो राजनीतिक विरोधी है, अगर वो सांप्रदायिक विरोधी है, तो सांप्रदायिक रूप से उसको अपना दुश्मन भी मान लेगा, राजनीति में उसको अपना दुश्मन मान लेगा, और इस तरीके से एक प्रचार करना शुरू किया जाएगा, अस्तित्व पर खतरा है। हिंदू के लिए मुस्लिम अस्तित्व, मुस्लिम विधान, मुस्लिम परिधान, मुस्लिम भाषा, मुस्लिम के लिए हिंदू विधान, हिंदू अस्तित्व, हिंदू धर्म, हिंदू परिभाषा, ये सब एक दूसरे के प्रति क्या होने लगेंगी, खतरा महसूस करने लगेंगी। और जब इस तरीके का खतरा महसूस होने लगेगा, तो इसका जो विकृत विकराल रूप जो होगा, वह विकृत विकराल रूप दो अलग अलग राष्ट्र के रूप में होगा, जो एक स्थायी द्वंद्व की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अब अगर राष्ट्र में यह चीज पनपनी शुरू हो,
तो जरूरत है कि इसको वहीं पर समाहित कर दिया जाए, उसको वहीं पर रोक दिया जाए। अगर नहीं रोका जाएगा तो 1906 से लेकर के 1947 तक की स्थितियां फिर से बरकरार होंगी आगे। तो 1906 से 1947 जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संघर्ष का एक हिस्सा है, उसमें सांप्रदायिकता ने जो जोर पकड़ा है वो यही है। 1937 के बाद मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस सबने इस प्रकार की जो है हरकतें करनी शुरू करी। सब इसी प्रकार के बातें जो है वो करनी शुरू करते हैं। सब एक प्रकार से देखा जाए तो उग्र विचारवादी सांप्रदायिकता, ठीक है, उग्र विचारवादी जो सांप्रदायिकता है, या जिसको हम कह सकते हैं कि जिसमें बहुत ज्यादा विरोधाभास हो, जिसमें फांसीवाद का प्रचार प्रसार देखने को मिले, उस तरीके की चीजों की ओर कहीं ना कहीं तमाम सारे धार्मिक संस्थानों ने अपने कदम 1937 से पहले के बाद बढ़ाने शुरू कर दिए। तो इससे पहले भी ये हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन इससे पहले मैक्सिमम इनका जो स्वरूप, आपको मैक्सिमम लोगों का जो स्वरूप देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा? वो नरमपंथी मिलेगा, उदारवादी मिलेगा। लेकिन यही स्वरूप ही आगे चल करके क्या हो गया? यही स्वरूप ही आगे चल करके गर्मपंथी हो गया। तो आपने देखा कि पहली स्थिति से दूसरी स्थिति और दूसरी स्थिति का उग्र रूप तीसरी स्थिति है। तो एक तीनों में एक क्या मिल गया आपको? एक तारतम्यता आपको देखने को मिल गई। बेसिकली सांप्रदायिकता जो है वो राष्ट्रवाद में होनी ही नहीं चाहिए। अगर राष्ट्रवाद है तो फिर सांप्रदायिकता खत्म होनी चाहिए, यानी उसमें इतना इक्वलाइजेशन हो कि राष्ट्र ही संप्रदाय है। केवल तभी यह चीज हितकारी होगी। अगर राष्ट्र ही संप्रदाय बन जाएगा तो हम अपने राष्ट्र में सांप्रदायिकता के पृथक्करण को जो हम महसूस करते हैं उससे हम एक क्या होंगे? अलग अलग स्थिति में आ जाएंगे। तीनों के दौर अलग अलग हैं, ये मैंने आपको बताया। एक समय में तीनों उपस्थित नहीं हुए, तीनों के दौर अलग अलग हैं। पहले चरण के सांप्रदायिकता ने उदारवादी और उदारवादी ने उग्रवादी सांप्रदायिकता को मजबूत किया। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में इसका डेवलपमेंट होते हुए आपको दिखाई देता है। तो ये है सांप्रदायिकता का उदय। एक तरीके से यह है सांप्रदायिकता और सांप्रदायिकता का उदय। तो पहला जो चरण है वो सांप्रदायिकता का परिचय है। दूसरा और तीसरा चरण जो है वो उसका डेवलपमेंट, वो उसका उदय, डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, एक तरीके से रेज जो है वो है। अब इसका डेवलपमेंट जब होगा, यानी इसका जब विकास होगा, तो उस विकास में आपको उग्रवादी चरण में विकास थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन आगे के टॉपिक्स में आप देखेंगे कि जो अलग अलग जो आप किताब जब देखोगे तो किताब में आपको दोनों के लिए अलग अलग टॉपिक, उदारपंथी जो सांप्रदायिकता है उसका टॉपिक अलग आपको किताब में दिखाई देगा, चैप्टर नंबर 32, और चैप्टर नंबर 33 में जब आप जाएंगे तो उसमें उग्र सांप्रदायिकता के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो जो दोनों की बेसिक जो स्थिति है वो बेसिक स्थिति मैंने आपको यहां पर बता दी। इसी बेसिक स्थिति में जब अपना जब अपना एक मौका ब्रिटिश सरकार को मिलेगा, औपनिवेशिक सरकार को मिलेगा, तो औपनिवेशिक सरकार इसी सांप्रदायिकता का लाभ उठाएगी। हम में से कई सारे लोग इस बात का बार बार आरोप लगाते हैं कि सांप्रदायिकता के बीज ब्रिटिश सरकार ने बोए। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं कि जो सांप्रदायिकता थी उसके बीज तो हमारे पास पहले से ही थे, बस उसको रोपने का काम ब्रिटिश सरकार ने कर दिया। फिर जो उससे फल निकले वो कड़वे ही निकले, उससे जो फल निकले वो फल ही कड़वे निकले। ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से ज्यादा अच्छा होगा जिसमें यह कहा जाए कि हमेशा सांप्रदायिकता के बीज जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या फिर औपनिवेशिक शासन ने बोए। तो दोनों स्थितियों को हमें समझना है और उन स्थितियों को आई होप कि जो परिचय के रूप में मैंने समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ में आया होगा। सेशन के अंत में मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि SIP एक ऐसा प्रोग्राम है जो 2025 के उन स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि बिना किसी चूक के आप 2025 का प्रीलिम्स पास करें, तो इससे बेहतर कोई बैच नहीं हो सकता है। ज्वाइन दिस बैच इमीडिएटली बाय यूजिंग द कोड VIRAD-LIVE। द लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। P2I फाउंडेशन बैच ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो थोरोली पढ़ना चाहते हैं 2026 के लिए, और इसमें आपको बुक्स भी प्रदान करी जाएंगी। आगे चल करके जो SIP का बैच है वो इसमें इंक्लूडेड है। जब 2026 का प्रीलिम्स आएगा तो प्रीलिम्स के लिए आपको ये बैच अलग से परचेज करना नहीं पड़ेगा।
प्रीलिम्स के लिए आपको ये बैच अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा, ये इसमें मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिलेंगी, इसमें भी आपको मिलेंगी। ये वाला जो बैच है जो 2026 के बाद 2027 या 2028 इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर इत्यादि में हैं या फिर थर्ड ईयर में भी हैं, तो वो इसको ले सकते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट को भी हो सकता है कि आगे 2 साल तक मेहनत करनी हो, तो वो ले सकते हैं। तो उनके लिए बेहतर बैच है। इसमें भी आपको बुक्स अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। सेट ऑफ 18 बुक्स आपको इसमें मिलेंगी। 25 नवंबर से ये बैच शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे। ये भी बैच 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। विरद लाइव कोड, चाहे ये बैच लेना हो, चाहे ये बैच लेना हो और चाहे ये लेना हो, सब में आप विरद लाइव कोड लगा सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे वीकली कंपाइलेशन का प्रोग्राम है जो प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे आपको मिलता है। ये मिलता है आपको TTS, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, ठीक है, और रात में 8 बजे। तो इन प्रोग्राम्स को आप जरूर इनसे जुड़ें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो यूपीएससी की तैयारी में NCERT के सेट ऑफ 5 बुक्स आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। जिन्होंने बैच ले रखा है और उनके पास में ये बुक अवेलेबल करवाई गई होगी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा अगर आप चाहें, अगर थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हैं, वैसे तो आपको जो बैच में पढ़ाया जाएगा सब कुछ NCERT का उसमें रहेगा, NCERT का बैच भी अलग से मिलेगा, बट अगर आप NCERT का एक सरलीकृत सीरीज लेना चाहते हैं तो ऐसे लोग विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके ले सकते हैं। जिन्होंने बुक्स नहीं ली हैं वो सेट ऑफ 18 बुक्स ले सकते हैं। जिन्होंने बुक्स लेनी है, सेट ऑफ 18 बुक्स के अलावा आपको इसमें ये सिलेक्शन बॉक्स जो है, इस सिलेक्शन बॉक्स में सेट ऑफ 18 बुक्स ये वाली तो इंक्लूडेड रहेंगी, ले सकते हैं। और इसमें साथ ही अदर स्टडी मटेरियल जो हैं वो भी आपको मिलेगा, मैप मिलेगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे मेंस आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं तो आपको एक विधिवत एक पेज होना चाहिए जिसके अंतर्गत आप आंसर राइटिंग करें, तो इसकी पूरा बंडल यहाँ पर दिया गया है। इसी तरीके से आपको एक डायरी भी इसमें दी जा रही है जिसमें आप डेली का वर्क रूटीन आप लिखेंगे और टारगेट अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इससे आपको हर मंथ पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई। तो ये नोटबुक बहुत ज़रूरी है। पेन, पेंसिल, इरेजर, ये सब चीज़ें तो इसमें रहेंगी, मतलब हाइलाइटर और ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। मैप रहेगा इसमें, टेबल, कैलेंडर रहेगा, ये सब विधिवत सारी चीज़ें रहेंगी। तो सिलेक्शन बॉक्स आप ले सकते हो। किसी में भी आपको कुछ भी परचेज करना है, विरद लाइव कोड या फिर विरद लाइव कोड आप लगा सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगा। लेक्चर की PDF पानी है, ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम से, अभी के अभी जुड़िए, और इंस्टाग्राम से भी हमें फॉलो कीजिए। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।